गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो होमवर्क दिया था आपने कंप्लीट किया होगा। लास्ट वीडियो में हमने मधुबन लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको स्वाध्याय दिया था लिखने के लिए और अभिव्यक्ति के आधार पर जो प्रश्न दिए थे स्वमत अभिव्यक्ति के आधार पर आपने लिखे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहानी लेखन दिया था और कहानी लेखन के लिए 3 कहानियाँ आपको लिखने के लिए मैंने कही थी, मुद्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर और कहावत के सुवचन के आधार पर। वो नाम मैंने आपको दिए थे, पेज नंबर भी बताए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपका वो भी लिखकर कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम 6वीं कविता ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इसके बारे में देखेंगे। इसके कवि जो है वो है रमेश दत्त शर्मा जी। तो हम इनका परिचय देखते हैं। इनका परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म रमेश दत्त जी का जन्म 1939 जलसेर एटा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2012। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी: प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। कुछ गुणों के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, कि कौन कौन से गुण होने आवश्यक होते हैं। कि प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, यानी जो समय आता है उस समय पर बोलना, आत्मनियंत्रण रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना, यानी बोलते समय बहुत ही मीठे बोलना। इन गुणों को अपनाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है और ये भी बतलाया है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। यानी कभी कभार तो हमें चुप बैठ लेना चाहिए, लेकिन जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो ऐसी अवस्था में हमें उस बातों का विरोध भी करना चाहिए। आवश्यकतानुसार हमारे मन में जो आक्रोश है उसे भी प्रकट करना ज़रूरी है। इसके बारे में इस कविता में उन्होंने हमें बतलाने की कोशिश की है। इस गज़ल के शेरों के माध्यम से उन्होंने हमें बतलाने की कोशिश की है। तो इस प्रस्तुत जो रमेश दत्त शर्मा जी के जो शेर है उनके बारे में, गज़ल के जो शेर है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो बच्चों, भगवान से हमें अगर कोई वरदान मिला है, मनुष्य के लिए अगर कोई वरदान मिला है, उसे वरदान भी कहा जा सकता है और अभिशाप भी कहा जा सकता है। तो वो क्या है? वाणी। वरदान कब होगा ये? तो जब हम किसी का दिल ना दुखाएंगे तो वो वरदान होगा। और हमेशा अगर उसका इस्तेमाल हम दूसरों को दुखाने के लिए करेंगे, अपने बातों से दूसरों को दुख तकलीफ हो रही हो, तो वही वाणी क्या होगी? अभिशाप रहेगी। भगवान से हमें सबसे बड़ा वरदान मिला है, वो किसका है? वाणी का वरदान हमें मिला है। वास्तव में मधुर वचन जो होते हैं, मधुर बोल जो होते हैं, वो औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक हाथ रोग जो है, रोगी जो है वो रोग को दूर करने के लिए क्या करता है? मेडिसिन वगैरह लेता है ना, औषधि वगैरह लेता है, जिसके वजह से जो उसकी दुख तकलीफ होता है वो दूर हो जाती है, जो परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति कितना ही परेशानी से क्यों ना घिरा हो, तनावग्रस्त क्यों ना हो, अगर मधुर वाणी वचनों से उसके साथ बात की जाए तो उसके परेशानी और तनाव ये भी दूर होने में सहायक होते हैं।
मधुर वचनों में इतनी ताकत होती है बच्चों, इतनी शक्ति होती है कि वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भले ही कटुभाषी व्यक्ति अगर हमारे साथ कितने भी कटु भाषा में बात कर रहे हो और हम अगर मधुर भाषा में बात कर रहे हो तो उस कटु भाषी व्यक्ति का भी हार हो जाती है और वो भी हमसे अच्छे से पेश आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, मधुर भाषा हमारी होनी चाहिए, मधुर वचन हमारे होने चाहिए, मधुर भाषा में ही हमें बात करनी चाहिए। इसके आधार पर जो है वो संत कबीर जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। संत कबीर जी ने भी वाणी का महत्व यहाँ पर हमें बतलाया है। ठीक है, अभी हम इन गजल के शेरों की ओर बढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो यहाँ पर कवि जो है वो बताना चाहते हैं कि हे मानव, हे इंसान, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना आप सीख लो। क्या करो, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना आप सीख लो, अर्थात मधुर भाषी बनो। यानी बोलते समय मीठे बोल तुम बोलो, तुम दूसरों से मीठे शब्दों से में बात करो। जब भी बोलो तो प्यार से ही बोलो, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यानी दूसरों से मीठी बातों में प्यार से बोलना तुम सीख लीजिए। देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो वो ठीक होता है क्या? नहीं। तो हमें कैसे होना चाहिए, यहाँ पर कवि जो है वो हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जो बोल होते हैं, वाणी होती है, उसमें शहद घोलना हमें सीख लेना चाहिए, यानी मिठास डालना हमें सीख लेना चाहिए। या अर्थात हमें मधुर भाषी होना चाहिए, मीठे बोल हमें दूसरों के साथ बोलने चाहिए, ताकि हमारे बोलने से कोई सामने वाले को दुख तकलीफ ना पहुँचे, कोई दुख उसे ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीठे बोल बोलकर प्यार के साथ दूसरों से बात करना हमें सीख लेना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि कवि जो है हमें यहाँ पर बतलाना चाहते हैं, गज़लकार जो है वो रमेश दत्त शर्मा जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमेशा बातें करते रहना ठीक नहीं है, कभी कभार हमें चुप भी रहना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ हैं, अतः योग्य समय पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात करनी चाहिए। देखो कई सारे लोगों को बड़बड़ करने की आदत रहती है। हमेशा कोई अवसर हो, जो आवश्यकता नहीं हो, फिर भी वो क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सलाह मशवरा देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई समय हो तो उस समय पर हमें चुप रहना भी आवश्यक होता है, क्योंकि चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। अभी आप सोचोगे क्या फायदे हैं चुप रहने के, तो हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो बचती है, हमारा समय बचता है, और हमारी जो बची हुई शक्ति है, ऊर्जा है, समय है, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। और जब भी आवश्यकता पड़े तब क्या करना चाहिए, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, यानी सही समय पर हमारा मुंह खोलना हमें सीख लेना चाहिए। यानी जब ज़रूरत नहीं हो तब अपना मुंह हमें चुप रखना चाहिए, और ज़रूरत पर ही हमें क्या करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, बात करना सीखना चाहिए, आवश्यकता अनुसार बातें करना हमें सीखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अभी यहाँ पर देखो, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यानी कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने के पहले गहन विचार करना चाहिए, यानी एक दो बार सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बातें करनी चाहिए, उसे विचारों को तोलकर बात करने की कला आनी चाहिए, कि जो विचार है उसे तोलकर वो बात कर
सके। अभी यहाँ पर देखो, ख्यालों को खुद तोलना चाहिए। यानी क्या कि यदि हमने बिना कुछ सोचे समझे कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाले व्यक्ति का उस पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ख्यालों को खुद तोलना चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए और सोच समझ कर ही हमें क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को हमें तोलने की आदत बनानी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी जो बातें हैं वो सामने वालों को बहुत दुख पहुंचाए। क्योंकि बच्चों, तलवार से या चाकू छुरी से जो घाव होते हैं वो देर सवेर क्या होते हैं, भरकर आ जाते हैं, लेकिन कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भूला जाता। इंसान जो है वो घाव अगर तलवार से छुरी से अगर कुछ लग जाए तो वो भूल जाएगा, लेकिन सामने वाले ने हमें जो भी कुछ भूला भरा कहा है, बुरा भला कहा है, वो अपने मरते दम तक वो उस बात को भूल नहीं पाएगा। क्योंकि वो जो घाव होता है वो कहाँ लगता है, उसके मन को लगता है, उसके मन को ठेस पहुंच जाती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सोच समझकर हमें बात करनी चाहिए। हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए। शब्दों को तौलकर हमें बात करना सीख लेना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अभी यहाँ पर देखो, तू तड़ाक हो या तू मैं, यहाँ पर कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। व्यक्ति को अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना आना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। देखो, कई बार हम देखते हैं, अगर झगड़े होते हुए हमने कई बार देखे होंगे, बराबर है कि नहीं। अगर सामने वाला झगड़ रहा है, दो व्यक्ति है, दोनों भी झगड़ रहे हैं, एक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के रिश्ते ठीक रहेंगे क्या? नहीं। तो दोनों के रिश्तों में क्या हो जाएगी, कटुता आ जाएगी। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि जहाँ पर क्या हो रहा है कि वैचारिक मतभेद हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर हमें चुप रहना सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस तू मैं से कुछ निष्पन्न होने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा कि आपसे जो सामने वाले के साथ अच्छे संबंध थे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखो, अगर रबर बैंड को दोनों ओर से खींचा जाए तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। अगर हम हर बार तो सामने वाला भी पीछे नहीं हट रहा है, हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके वजह से रिश्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर सामने वाला बोल रहा है हमें कुछ, तो हमने थोड़ी बहुत समझदारी दिखाकर चुप भी रह जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, जो टूटने वाले संबंध हैं वो बच जाएंगे। इसलिए ऐसे टूट तड़ाक की जो परिस्थितियां होती है उन पर आत्मनियंत्रण रखना कि नहीं बाबा, वो शांत हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा। समझो दोनों फ्रेंड्स है और दोनों फ्रेंड झगड़ रहे हैं, ऐसे समय में एक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। झगड़े का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रिश्ता टूटने में हो जाएगा, इतने सालों की दोस्ती टूट जाएगी। इससे अच्छा है कि एक ने समझदारी से काम लिया कि नहीं बाबा, अभी वो बहुत गुस्से में है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर शांत रहता हूँ, फिर बाद में देखेगा। वो शांत होने के बाद उसने क्या किया, फिर सामने वाले ने अपने मन पर आत्मनियंत्रण रख लिया। सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। और अगर शांति से उसे वो बात समझाई भी जाए तो अपने गलती का एहसास हो सकता है। इसलिए मोस्टली ये जो तू तड़ाक वाली परिस्थितियां जो होती है, जो रिश्तों को तोड़ती है, उनसे हमें बचना चाहिए। अपने खुद पर आत्मनियंत्रण हमें रखना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए, अर्थात परिस्थिति अनुसार व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। पर जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यवहार कुशलता से उसे कार्य करना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल भी जाएगी। यह तथ्य हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोल हमेशा संबंध बिगाड़ते हैं। कड़वे वचनों से क्या हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हमें व्यवहार कुशलता से हमें कार्य करने चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अभी देखो, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, सच ही है ना ये बात। अब कटु वचन किसी को अच्छा लगेगा? अगर कोई आकर हमसे हमेशा कटु वचन में यानी बुरी तरीके से हमारे साथ बात करे, हमसे कड़वे वचनों में हमेशा हमसे बात करे, हमेशा कड़वे वचन ही हमें बोले, आ जाके हमें टोकता रहे, कुछ भी गलत सलत बोलता रहे, हमें अच्छा लगेगा? ये नहीं। वो क्या होते हैं, क्योंकि वो बोल जो होते हैं वो सीधा कहा जाते हैं, हमारे मन को छूते हैं, हमें दुख तकलीफ वो देते हैं। इसलिए जो कटु वचन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कांटे बोने का काम करते हैं। यही कवि हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जो हमें हमेशा क्या होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते रहते हैं। मीठे बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, यानी व्यक्ति को हमेशा क्या करने चाहिए, मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, यानी अर्थात हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। देखो, कोई आ जाकर आपके साथ, समझो 2 व्यक्ति है, हाँ, पहला व्यक्ति जो है वो हमेशा आपके साथ अच्छे से प्यार से बात करता है, आपकी गलती भी हो जाए तो आपको समझाकर बात करेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और दूसरा व्यक्ति जो है वो आए दिन आपके साथ कटु वचन में बातें करता रहेगा, आपको दुख तकलीफ अपने वचनों के माध्यम से, कड़वी बातों के माध्यम से आपको हमेशा दुख परेशान करता रहेगा। तो आपको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, जो आपके साथ हमेशा अच्छी बातें करता है। देखो, हर एक व्यक्ति को वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो आपसे अच्छी बात करे। किसी को ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है क्या जो आ जाकर आपको सिर्फ टोकता रहे, आपके साथ कटु बातें करता रहे? नहीं, ऐसा व्यक्ति हमें किसी को भी पसंद नहीं आएगा, बराबर है। जो मधुर भाषी होते हैं वही हमें पसंद आते हैं, क्योंकि कटु वचन जो होते हैं वो कांटे बोने का काम करते हैं, मन में कड़वाहट लाने का काम वो करते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कैसे होते हैं, कांटों की तरह चुभने वाले रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को मीठे बोल वाले पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, गुल रोपना सीख लेना चाहिए, यानी मीठे बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो, कई बार क्या होता है, सामने वाले की जो बातें हैं वो हमेशा हमारे मन को क्या होते हैं, तकलीफ देने वाली होती है। कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो क्या करते हैं, सामने वालों को जैसे दुख तकलीफ पहुंचे वो देखने का, वो करने में उन्हें बहुत मजा आता है। दूसरों को कटु वचन बोलना, दूसरों का मन दुखाना, ऐसे लोग भी इस समाज में होते हैं। और ऐसे बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को हमें उसे मोड़ना हमें सीख लेना चाहिए। हमें दुख तकलीफ देने वाले व्यक्ति को हमें प्यार से जवाब देना हमें सीख लेना चाहिए, यानी अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि व विवेक से हमें क्या करना है, सामना करना है। जो विपरीत परिस्थितियां है, अगर सामने वाला देखो आ जाकर हमें दुख तकलीफ दे रहा है, बार बार हमें क्या कर रहा है, दर्द पहुंचा रहा है अपनी बातों से, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसा प्रसंग भी आ जाता है कि दूसरों की बातें जो है हमें चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना चाहिए, भले ही सामने वाला कटु बात करे, आपको हमेशा मीठे बात उससे करनी चाहिए। उसके कटु वचनों पर हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए। जब तक हमें जैसे हम ऐसे करेंगे, वो 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन चौथी बार वो व्यक्ति क्या करेगा, हमसे ठीक से प्यार से बात करेगा। इसलिए
कोई ऐसा प्रसंग भी आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो उस बात को कई बार हमसे भी क्या हो जाता है, बात करते समय ऐसे किया जाता है कि दूसरों को वो बात चुभ जाए या दुख हो जाए। तो ऐसे स्थितियों में बात को प्यार के मोड़ पर लाना भी हमें सीख लेना चाहिए, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिसके वजह से जो कटुता से प्रसंग सामने खड़े होने वाले हैं वो दूर हो जाए और प्यार के रास्ते पर वो रिश्ते चले जाए, अच्छे से रिश्ते संभाले जाए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अभी यहाँ पर देखो कि कवि ने हमें पहले स्टांजाओं में क्या बताया है, पहली पद्यांश में क्या बताया है उन्होंने, कि हमेशा जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, चुप बैठना हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कवि जो है अभी हमें क्या बता रहा है, देखिए, ये किसने कहा, ओट सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी यहाँ पर वो हमें बतलाना चाहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को ओट सीकर शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। व्यक्ति का हमेशा शांति से ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। यानी क्या कि जब ज़रूरत हो तो उस समय पर उसे क्या करना चाहिए, देखो अगर थोड़ा बहुत घटना हो जाए हमें शांत रहना ठीक है, लेकिन बार बार वही घटना हमारे साथ हो रही है, समझो कोई हमेशा बार बार हमें दुख तकलीफ दे रहा है, हमने प्यार के राह से भी उसे मोड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वो शांत नहीं बैठ रहा है। फर्स्ट ट्राई हमारा हो गया, प्यार के राह से हम उसे समझा रहे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में हमें हमारा आक्रोश प्रकट करना हमें सीख लेना चाहिए। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव हमें क्या लाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि हमें बतला रहे हैं कि हमेशा चुप ओट सीकर चुप बैठना सही नहीं है। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय होगा। अगर कोई हम पर अन्याय कर रहा है उस समय हम चुप बैठ रहे हैं तो वो भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसे परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना सीख लेना चाहिए। यहाँ पर देखो हमने ये जो कविता है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता को हमने देखा, इस गज़ल को हमने यहाँ पर देखा, गज़ल के शेर जो दिए हैं यहाँ पर इन्होंने, उसे हमने देखा है। यहाँ पर जो है वो कवि हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को दूसरे के प्रति व्यवहार के बारे में, कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में हमें यहाँ पर प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हमें व्यक्ति के साथ मधुर वचन बोलने चाहिए और आवश्यकता के साथ ही समय पर बोलना चाहिए। यहाँ पर फिर से हम एक बार देखेंगे, इस स्टांजा में उन्होंने, फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने हमें प्यार से बोलने के लिए कहा है, हमारी बातों में मीठी शहद घोलने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे हम कटुता के प्रसंगों से बच सकेंगे। कई बार उन्होंने क्या कहा है कि आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो तो वहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए और समय पर हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। तीसरे पद्यांश में उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हम जो भी कुछ बात करेंगे वो बात करने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि शस्त्रों से किए हुए घाव भर उठते हैं लेकिन बातों से किए हुए घाव भरकर मरते दम तक भरकर नहीं आते। इसलिए हमेशा बोलते समय हमें शब्दों को तौलकर हमें बोलना चाहिए। चौथे पद्यांश में उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जब भी तू तड़क वाले या झगड़े, आरोप प्रत्यारोप वाले, वैचारिक मतभेद वाले प्रसंग अगर सामने उत्पन्न होते हैं तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को टोककर चुप रहना सीख लेना चाहिए, ताकि रिश्ते टूटने से बच जाए, कड़वाहट से बच जाए। फटाके की तरह फटने से, पांचवा जो पद्यांश है, फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग में घोलना सीख लीजिए। यहाँ पर जो है वो कवि जो है उन्होंने हमें परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार कुशलता से कार्य करने के लिए सिखलाया है कि परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए।
जो नेक्स्ट पद्यांश है उसमें कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ पर जो है उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हमेशा हमें मीठी वाणी में ही बात करने चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते हैं, इसलिए हमेशा मीठी वाणी में ही हमें बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पद्यांश में बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी यहाँ पर उन्होंने जो है वो दुख अगर तकलीफ देने वाले व्यक्ति जो है उनको या हमसे कोई किसी को तकलीफ दी गई है तो उसे हमें मोड़ना सीख लेना चाहिए। यानी यहाँ पर उन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि जो बात को प्यार से हमें मोड़ लाना चाहिए ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। प्यार से हमें मोड़ना चाहिए ताकि वातावरण में जो उत्पन्न होने वाली कटुता है वो दूर हो जाए। लास्ट पद्यांश में उन्होंने कहा, देखो ऊपर के पद्यांश में उन्होंने आवश्यकता अनुसार चुप बैठने के लिए भी कहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा चुप बैठना, होठ सीकर बैठना, शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। वो भी उन्होंने बतलाया है कि ज़रूरत पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परिस्थिति अपना आक्रोश जो है वो प्रकट करना सीख लेना चाहिए। अगर अन्याय हो रहा हो तो उसके विरोध में आवाज़ भी उठाना हमें सीख लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमें डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना सीख लेना चाहिए। यह जो है इस गज़ल का रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें संदेश दिए हैं। तो बच्चों, इस गज़ल से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस गज़ल से हमें यह समझ में आता है कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, सही समय आने पर ही अपना मुंह खोलना चाहिए और बोलने से पहले विचार करके हमें बोलना चाहिए और हमेशा मधुर भाषी होना चाहिए, जिसके वजह से हमारे बोलने से सामने वाले को दुख तकलीफ ना पहुँचे। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये गज़ल जो है वो समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये एक बार ठीक से पढ़नी है। ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।